तो गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं डेड मेंशन के चैप्टर नंबर 42 के बारे में। अब इस चैप्टर की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहां पर पिछला वाला चैप्टर एंड हुआ था। मॉर्गन के अंकल ने स्पार्की को दबोच के उसे नाइफ पॉइंट पर रख दिया होता है और ऐसा करके वो ब्लैकमेल करता है स्लैंडी को। और बैकग्राउंड में हमें ऑथर बताते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी विलन नहीं होता, वो तब तक उस रास्ते को कभी नहीं चुनता जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाता। यानी कि विलन्स होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। और अभी हम देखते हैं स्लैंडी को जो काफी ज्यादा गुस्से में है, यहाँ तक कि उसकी आंखें चमक रही है और मुंह से भाप निकल रही है। वो देखता है कि स्पार्की उसका नाम चिल्लाकर रो रही है और अगले ही पल हम देखते हैं कि स्लैंडी उन सारे एनिमीज के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, स्पार्की को जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन स्पार्की को छोड़ दो। क्या ऐसी बात है? सच में ये तेरे लिए इतनी मायने रखती है? अब बताना साले, आखिर कैसा लग रहा है खुद को ऐसे हालात में पाकर? जरा सोच कर देख कि मुझ पर क्या बीती होगी जब तुम लोगों ने मेरे पिलक्यू का कान काटा था। पर मॉर्गन के अंकल की ये बात सुनकर स्लैंडी अपने गले को नोचते हुए कहता है, नहीं कान, ये मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उसके बदले में अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज वापस से मेरी दुनिया मुझसे मत छीनो। और स्लैंडी की ये बात सुनकर मॉर्गन के अंकल को कुछ याद आता है और वो अचानक से स्पार्की को छोड़ देते हैं। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकता कि अभी मैं क्या करने वाला था। क्या तुम लोग जानते भी हो कि मैंने डेड मेंशन से मोआ को क्यों खरीदा? मैं अपनी घटिया जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया था, इसलिए मैं बस एक गैंगस्टर बनना चाहता था और मुझे तो इस बारे में भी कुछ नहीं पता था और ना ही मेरे पास कोई खास स्किल थी। एक के बाद एक हर दिन बस वही जिंदगी, और मेरी ये घटिया जिंदगी मैंने अपने आप के लिए चुनी थी। पर एक दिन जब मैंने आसमान की ओर देखा तो मुझे वहाँ पर एक नई दुनिया दिखी जो मेरी इस घटिया दुनिया से काफी ज्यादा अलग थी, जैसे कि एक उजाले से भरी हुई जन्नत। और तब मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आया कि मैं इस दुनिया को ही अपना बना लूं। और फिर मैंने अपने सारे पैसों को मॉर्गन को खरीदने में लगा दिया। मैंने ऐसा सोचा था कि हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और हम अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे, लेकिन एक छोटी बच्ची को बड़ा करना इतना भी आसान नहीं होता। पर फिर भी हमें उस काम में खुशी मिलती थी। यानी कि मॉर्गन का अंकल बेसिकली ये कहना चाहता है कि वो स्लैंडी की सिचुएशन को समझता है कि आखिर एक छोटी बच्ची को अपनी दुनिया मानना कैसा लगता है। तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम ग्यूटाइशिम है ना? तुम्हारा मुझ पर एक एहसान रहेगा और बहुत जल्द हम लोग एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, क्योंकि स्कैरियोट ने अभी तक डेड मेंशन के गुड चिल्ड्रंस का पीछा नहीं छोड़ा। क्या स्कैरियोट? आखिर साला वो क्या है? मैं वैसे तो अपनी चीजों में बंधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुम सबसे वादा करता हूँ कि एक बार मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी दुनिया में बचा पाऊँ। यानी कि जाते जाते भी भाई ने धमकी तो दी ही है और साथ में ऐसा भी बोला है कि मैं तुम लोगों की मदद करेगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार। और ये स्कैरियोट क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता, प्रोबेबली आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेमियन को जो चीजें तबाह कर रहा है और गालियां दे रहा है स्लैंडी को। साला ज़ॉम्बी की शक्ल का, मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं था। सुनो लॉन्डो, अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है, अभी से अपना एक इंटर्न टेस्ट ही समझ लेना। और ये बात वो बोल रहा होता है दो हट्टे कट्टे मुस्टंडो को जिनकी शक्ल हमें प्रॉपरली नहीं दिखाई जाती। और डेमियन की बात से इतना तो पता चल गया है कि ये लोग मॉल के नए रिक्रूट है और ये लोग भी डेड मेंशन के गुड चाइल्ड रह चुके हैं पहले। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेचल को जो काफी ज्यादा गुस्से में भी है लेकिन कंफ्यूज भी है। और ये इसीलिए क्योंकि वो जब यहाँ पर नहीं थी तब इन लोगों ने स्पार्की को स्लैंडी के साथ ऐसे ही जाने दिया और अभी इसी वजह से उसने मॉर्गन के चच्चा के सर पे बंदूक लगा दी होती है। पर मॉर्गन का अंकल उसे कहता है कि मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है, उनको छोड़ दो रेचल, अगर वो वैसा ना करते तो मैं खुद ज्यादा ही खतरे में पड़ जाता। सच में वो काफी ज्यादा करीबी मामला था, अगर तुम यहाँ पर होती तो समझ जाती। लेकिन अभी तुम मुझे एक चीज बताओ रेचल, कि आखिर ये घटिया लड़की अभी हमारे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? वेल शॉन बात कर रहा है मैरी की, जिसको रेचल यहाँ पर लेकर आई है। I mean, तभी तो रेचल यहाँ पर नहीं थी। और शॉन के मुंह से अपनी ये तारीफ सुनकर वो उससे कहती है, ओह माय, तुम तो मुझे सच में घटिया कह रहे हो। हाँ, तुम्हें ये बात काफी ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा दूर से बस तुम लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। पर तुम्हारी इन घटिया बातों की वजह से अब मेरा मन अपने काम में नहीं लग रहा। हाँ, बड़ी आई सारी साथ में काम करने वाली, तू अगर ना भी आती तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ मैं तो देख ही रही हूँ, तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा जब तुम्हारा हॉस्टेज तुम्हारे सामने से चला गया। अरे यार तुम पहले दोनों चुप हो जाओ यार। और शॉन भाई आप पहले मैरी की पूरी बात तो सुन लो। वेल मॉर्गन इन सबको बताती है कि 9 लोगों का गोल है सारे गुड चिल्ड्रंस को अपनी साइड पर करना। वो पहले तो उन सबको डराएगा और अपनी बात मनवाएगा, और जो नहीं माना उसके पेरेंट्स को ही टपका देगा। तो शॉन मैरी को चिल्लाकर कहता है कि इसमें नया है क्या, ये सारी चीज तो सारी हमको भी पता है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मैंने और रैचल ने मिलकर कुछ ऐसे बच्चों को ढूंढ निकाला है जिन पर नॉल की नजर हो सकती है। बिल्कुल सही, हमने उन सारे बच्चों की स्पेशलिटी और फाइल्स को चेक किया जो विंसेंट को कुछ हद तक याद थे, और अभी उन बच्चों पर मेरी भी नजर है। यानी कि इन दोनों मोहतरमाओं का कहने का मतलब ये है कि उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको नॉल अपनी साइड करना चाहता है। और अभी मैरी ने उन लोगों की करंट इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ ली होती है कि इनमें से तो कुछ ऑलरेडी हमारे साथ रिक्रूट हो चुके हैं, यानी कि बाकी लोगों में से भी कुछ हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो शॉन उन लोगों को पूछता है कि अगर ऐसा है तो उन लोगों की स्किल आखिर कैसी होगी, क्या हमारा उन पर भरोसा करना सही होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसमें हम देखते हैं एक अंडरग्राउंड अरीना जहाँ पर अभी एक ब्रूटल नॉकआउट हुआ है, और बैकग्राउंड में हमें रैचल बताती है कि डेड मैंशन के वर्जन 1 के सारे बच्चों को इस तरीके से बनाया गया था जो उनके बायर्स की नीड्स को पूरा करे, और उनकी यही चीज उन बच्चों को किसी न किसी खास चीज के अंदर स्पेशल बनाती थी। तो सोच कर देखो कि क्या होगा जब हम किसी एक बच्चे की स्पेशलिटी पर ही फोकस करें और वो स्पेशलिटी उसकी कॉम्बैट हो, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वेल इसी फ्लैशबैक के अंदर हम देखते हैं कि जिस बंदे का प्लेयर हार चुका है वो उस जीतने वाले प्लेयर के मालिक के पास गाली देते हुए जा रहा है, और वो उसे अपनी गन से शूट करने ही वाला था, पर तभी अचानक से एक असासिन काफी स्पीड में आकर उसके गले में सिल्वर थ्रेड को बांध देता है, और अगले ही पल उसका काम 25 हो जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आता है, और रैचल इन सबको बताती है कि इसीलिए हमने उन सारे बच्चों को अपनी तरफ आने के लिए हायर किया है एज ए मर्सिनरी के तौर पर। अगर हमें नॉल को पकड़ना है तो हमें भी थोड़ी सी फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। पर तभी मैरी बॉक्स के अंदर से किसी चीज को निकालते हुए रैचल को कहती है कि इतना काफी नहीं होगा रैचल, हमें अभी भी एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। और मैरी का वो प्लान है मोआ का सोलो कॉन्सर्ट, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि नॉल अभी भी मॉर्गन के पीछे पड़ा है तो वो उसके लिए वापस आएगा, और मॉर्गन के इस कॉन्सर्ट के अंदर हम उसके लिए ट्रैप बना के रखेंगे, जैसे वो आएगा वैसे ही पकड़ा जाएगा। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी बंदे को जो अभी डेमियन के सामने था, जिसके मोबाइल में अभी मोआ के कॉन्सर्ट का वही पोस्टर है। यार मोआ तो कॉन्सर्ट कर रही है, ये तो काफी जल्दी हो रहा है, मतलब तुम्हें इसके पीछे पड़े हो। ये है मोआ, ये तो मॉर्गन है, यानी कि ये बंदा मॉर्गन को पहले से जानता है। और अभी हमें इसका नाम दिखाया जाता है जो है कॉर्नर, डेड मैंशन का वर्जन 1 कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। और उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है यस ब्रदर, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर तुम ध्यान से इसकी शक्ल को देखोगे तो तुम्हें उसके बचपन का चेहरा भी याद आ जाएगा। और इस बंदे का नाम होता है एरिक, और ये भी है वर्जन 1 से, और ये एक असासिनेशन स्पेशलिस्ट है। मेरे भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा ना, ये सच में मॉर्गन है, मुझे हंसी आ रही है, जरा देख इसके मेकअप को, ये क्या बन चुकी है। ब्रदर कॉर्नर, मेरे सामने ऐसे मुंह फाड़ के हंसा मत करो, मुझे पता है ये काफी ज्यादा मजेदार है। और डेमियन इन लोगों की बातें सुन के उनको पूछता है कि सालो वहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, चलो हमें निकलना है जल्दी से। पर कॉर्नर उसे जवाब देते हुए कहता है कि भाई तू अपने रास्ते पर जा और हम जाएंगे अपने रास्ते पे, हमको नहीं आना तेरे साथ अब। यार हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी पुरानी दोस्त की साइड में जाएंगे। यानी कि मॉर्गन की इस वाली फोटो के अंदर जो 2 बच्चे उसकी साइड में दिख रहे हैं वो यही दोनों हैं। और एरिक डेमियन से कहता है कि हमने तो पहले ही अपनी साइड को चूज कर लिया है, यानी कि ये दोनों अब शॉन लोगों के बैड चाइल्ड वाले ग्रुप में हैं। और एरिक डेमियन के सामने ये भी रिवील करता है कि हम लोग पहले से ही उनसे मिले हुए हैं, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर तेरा वेट कर रहे थे कि तू हमको रिक्रूट करने आए और हम तेरे को धर ले। क्या बकवास है, आखिर ये आज क्या हो रहा है। मैं तुम सालों को अब गाली दूं तो कौन सी वाली दूं। अब इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझ लेना, अगर तुमने वो रास्ता चुना तो मैं खुद तुम्हारा काम 25 कर दूंगा, समझ गए ना सालो। पर तभी डेमियन देखता है कि उसकी तरफ एक मुक्का काफी तेजी से आ रहा है, और कॉर्नर ने एक ही मुक्के में डेमियन को कॉर्नर कर दिया होता है। देखा, जो पहले वार करता है वो पहले जीतता है।
पर हम देखते हैं कि डेमियन ने ऐसी हालत में भी कॉर्नर के पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। पर तभी एरिक उसकी बॉडी पर पूरा स्टील वायर लपेटकर उसे उठाकर पटकता है किसी और जगह पर। ब्रदर कॉर्नर, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए। पर तभी काफी ज्यादा स्पीड में एरिक के पीछे से आती है डेमियन की एक खतरनाक लात और डेमियन की इस किक ने एरिक को उड़ाकर दूर फेंक दिया होता है। तभी कॉर्नर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में डेमियन पर अटैक करता है, पर डेमियन उसकी किक को सेम उसी की टेक्निक से रोक लेता है और उन दोनों के पैर से हवा में टकराने के बाद कॉर्नर ये नोटिस करता है कि उसके पैर में से खून निकल रहा है। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, बेटा बच्चे बाप से पंगा नहीं लिया करते। पर तभी एरिक उसके पीछे से काफी ज्यादा स्पीड में एक नाइफ के साथ अटैक करता है, पर डेमियन सस्ता जेम्स ली बन के हवा में उछल जाता है और नीचे लैंड करते हुए वो अपनी लात बजा देता है एरिक की गुद्दी पर। और तभी कॉर्नर भी काफी ज्यादा स्पीड में उसको ग्रैब करने के लिए आगे आता है, पर तभी उसकी भी ठुड्डी पर पड़ता है डेमियन का एक जोरदार घुटना, जिससे भाई ने विमल थूक दी होती है। और अगले ही पल डेमियन अपने शू में से एक ब्लेड निकालता है और कॉर्नर की बॉडी के हर एक कॉर्नर पर कई सारी लातें बजा देता है और आखिर में कॉर्नर के सर पर पड़ती है एक हिल राइजम किक। एंड क्लोजअप में हम देखते हैं कि डेमियन के जूतों के शॉल में भी लोहा लगा है। तूने बोला था कि वो क्लासमेट है ना? मुझे बता साले, आखिर तू ऐसा क्यों बोला? क्या तुम बड़वों को सच में ऐसा लगता है कि डेड मेंशन की नई जनरेशन एक मजाक है? और यहाँ पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। और इस वाली पूरी फाइट के अंदर नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये पूरी फाइट के दौरान डेमियन अपने दोनों हाथों को अपने जेब में रखा हुआ था, फिर भी इन दोनों को उसने सोलो कर दिया। आई डोंट नो, लेकिन क्या लुकिज्म की फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड के साथ इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? आई मीन इसने जैसे जैसे मूव्स किए थे वो सारे मूव्स कहीं ना कहीं जेम्स ली की तरह ही लगे मुझे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।